चलते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके प्रचार में। आबरू पे आँच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बिहारी बाबू से बंगाली बाबू, तो ये ट्रांजिशन कैसा लग रहा है आपको, कैसा चल रहा है? बिहारी बाबू था, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बना जैसा लोगों का मानना है, लेकिन सही मायनों में एक हिंदुस्तानी बाबू बना नरेंद्र मोदी, कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, विश्वसनीयता खो चुके हैं। ये 400 पार भी लगता है जो बोल दिया उन्होंने, ओवर शॉट कहते रनवे ओवर शूट कर गए, वो रनवे से निकल गए हैं आगे। अब उनको लगता है कैसे संभालें इसको, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री नहीं रह गए, अब सही मायने में प्रचार मंत्री है। अरे भाई टेम्पो भर भर के तुम पैसा ले जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि तुमने देखा है, तुमको पता है, तो सरकार तो तुम्हारी है, ईडी सीबीआई तो तुम्हारी है, तो पकड़ो, जांच करो, बंद करो ये नाच गाना, खामोश। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पहुंच गए हैं और आसनसोल में बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। यहां से बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बने शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में हैं। टीएमसी ने उनको टिकट दिया है और उनके सामने बीजेपी ने खड़ा किया है अपने वरिष्ठ नेता एसएस आलूवालिया को, जो कि दुर्गापुर से सांसद थे, उन्हें यहां शिफ्ट कर दिया शत्रुघ्न सिन्हा के सामने। आपको याद होगा आसनसोल से बीजेपी ने पवन सिंह, जो एक्टर भोजपुरी के, उनका नाम अनाउंस किया था, फिर वायरल हुई उनकी तस्वीरें तमाम अश्लील फिल्मों के नाम के साथ, तो उनका टिकट कट गया। तो आप देखेंगे शत्रुघ्न सिन्हा का प्रचार हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा रोड शो कर रहे हैं। आपको गाड़ी में शत्रुघ्न सिन्हा नजर आएंगे। शाम का वक्त है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जीप में चिर परिचित अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार कर रहे हैं। उनसे बात भी करेंगे, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे, उनकी बातें, उनके तेवर, और जिस तरीके से वो बीजेपी में जब थे, 2 बार सांसद रहे लगातार पटना साहब से, और फिर बीजेपी ने 2019 में टिकट काट दिया था। आपको याद होगा कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते थे, नोटबंदी के खिलाफ बोले तो जाहिर सी बात उनका टिकट कटना तय था। तो दिखाएंगे आपको शत्रुघ्न सिन्हा का प्रचार और पूछेंगे उनसे तमाम सवाल, तीखे और हल्के। तो आइए चलते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके प्रचार में। इंडिया की कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स में से है एक सीट पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट। आसनसोल सीट में पिछले बाई इलेक्शन में बॉलीवुड स्टार, पूर्व मंत्री, 3 बार के सांसद, और उनका एक अलग व्यक्तित्व है राजनीति में भी और सिनेमा में भी, शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने जीत दर्ज की और वापस ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी से आसनसोल का कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने बीजेपी ने एसएस आलूवालिया को मैदान में उतारा है। और एक दौर में जब शत्रुघ्न साहब मंत्री थे अटल जी की सरकार में, तो आप दोनों लोग सेम कैबिनेट में थे। मैं कैबिनेट में था, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था। हाँ। मैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था, कैबिनेट मिनिस्टर फिर शिपिंग बना, लेकिन वो ये थे, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, एमओएस थे। एमओएस थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास हम पहुंचे हैं। वो अपने सारे 2 साल में क्या काम किया उसका लेखा जोखा लेकर के बैठे हैं। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको कहते थे सब लोग बिहारी बाबू हैं पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, लेकिन अब बिहारी बाबू से बंगाली बाबू, तो ये ट्रांजिशन कैसा लग रहा है आपको, कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। ये स्वीकृति, एक्सेप्टेंस जो है, ये ब्लेसिंग्स जो मिला है मुझे बंगाल का, ख़ासकर हमारे आसनसोल का, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बिहारी बाबू था, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बना जैसा लोगों का मानना है, लेकिन सही मायनों में एक हिंदुस्तानी बाबू बना
हिंदुस्तानी बाबू जो देश के किसी भी कोने में जाता है, लोग उसको प्यार करते हैं, मानते हैं, समर्थन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और यही हुआ कि पटना से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहा था। उसके बाद कुछ कारणों से जो गैप आया, गैप मैंने थोड़े 1-2 साल का कोरोना टाइम में, उसके बाद उपचुनाव में आसनसोल आया, पहली बार आसनसोल आया और इतना मान सम्मान प्यार दिया है लोगों ने कि जब जीत हासिल की तो ममता जी के नेतृत्व में या ममता जी के व्यक्तित्व का जादू के साथ साथ यहाँ की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया, वो एक रिकॉर्ड कायम हुआ उससे कि सिर्फ 3 लाख से ज़्यादा वोटों से ही नहीं जीता, बल्कि जो पिछले उम्मीदवार थे बाबुल सुप्रियो जिन्होंने रिज़ाइन किया और अब टीएमसी में हैं, मंत्री हैं, वो पिछली बार 2 लाख वोटों से जीते थे। उन 2 लाख वोट्स को कॉम्पनसेट करते हुए 3 लाख प्लस और यानी 5 लाख वोटों का अंतर पड़ा पहली बार में ही, जो मैं कहूँगा गजब का रहा। और इसके लिए चाहे बिहारी बाबू बोलो, बंगाली बाबू बोलो, लेकिन मैंने सार्थक किया और हम साबित कर सके कि सही मायनों में हम हिंदुस्तानी बाबू हैं। पूरे देश की जनता मुझे प्यार करती है। हो सकता है उसमें एक मेरे बेदाग छवि की भी हो, मेरे शायद ओरेटरी की भी हो, पर्सनालिटी इन टोटलिटी भी हो, चार मेरे बारे में अच्छा सुना। आज तक फॉर्चुनेटली किसी किस्म का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, एलिगेशन नहीं है, चाहे मिनिस्टर था चाहे एमपी रहा। आपने कहा 3 बार नहीं, 5 बार हूँ। अच्छा। और ये 6ठी बार लड़ रहा हूँ। 2 बार राज्यसभा, 2 बार राज्यसभा, 3 बार लोकसभा। लोकसभा और ये लड़ रहा हूँ अभी, तो 6ठी बार हुआ। तो ये अच्छा खासा जर्नी अच्छी रही है और लोगों का आशीर्वाद और लोगों का सपोर्ट गजब कर रहा है। आप बीजेपी में थे, 2014 में जीते और फिर वो आपको टिकट नहीं दिया और टिकट वो बहुत ऑब्वियस था, जो आप पार्टी में बीजेपी में रहकर ही तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरते रहे, तो वो बहुत वाजिब था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। फिर आप कांग्रेस गए, फिर कांग्रेस से टीएमसी क्यों? बताता हूँ। पहली बात तो ये बता दूँ कि उन्होंने जो मेरे साथ की भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने सॉरी यहाँ लीडर्स ने, वो सही मायनों में ज्यादती थी। बिकॉज मैं तो पटना से भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहा था और हमेशा पार्टी में एक परंपरा होती है सिटिंग गेटिंग, यानी जो सिटिंग होता है उसको पहला चॉइस मिलता है। मैं रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहा था। पिछली बार जब चुनाव में आया उसके पहले पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर परसेंटेज जो था वो हमारा ही था, मेरा ही था। और उसके बावजूद उन्होंने कुछ चाल चली ऐसी, क्योंकि मैं जो बोल रहा था जनहित में बोल रहा था, देश हित में बोल रहा था, और उनको लगा कि उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सही नहीं है। मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। तो मैं देश हित में बात करता रहा, चाहे नोटबंदी के खिलाफ बात करता रहा जिसमें लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हमारी महिलाएं, हमारा यूथ, हमारे ट्रेडर्स, हमारे व्यापार करने वाले। आपने देखा कोरोना के टाइम में मजदूर लोग कितने बुरी हालत में पैदल चल के बिहार गए, कहाँ गए। तो ये लोग जो हैं ये हमारी बातों से थोड़े दुखी हो रहे थे शायद, और मनाने उन्हें कोशिश नहीं की। लेकिन हमने कहा कि बहुत हो गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में जो फादर फिगर थे, या आडवाणी जो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड थे, गुरु थे, उनके ज़माने में पहली बार एक भारत का रिकॉर्ड, फिल्म उद्योग का रिकॉर्ड टूटा कि पहली बार कोई आदमी फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनकर उभरा। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। उस आदमी ने महसूस करना शुरू किया कि लोकशाही जब ख़त्म हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, और देखते देखते तानाशाही शुरू हो गई, डिक्टेटरशिप शुरू हो गया। अचानक कोई फैसले लिए जा रहे थे बगैर किसी राय मशवरा करते हुए। मुझ जैसा आदमी जनता का पीपल्स एक्टर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं सही मायने में इसके खिलाफ रुक नहीं सका, और हमने जब आवाज़ उठानी शुरू की तो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दिया। लोकशाही को मैंने तानाशाही बदलते हुए देखा, तानाशाही में। तो हमने कहा कि बहुत हो गया, आबरू पे आँच आए अगर तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। हमने कहा बहुत हो गया, बंद करो ये नाच गाना, खामोश। और फिर मैं वहाँ से निकला, पहले कांग्रेस में गया, ख़त्म ही कर रहा हूँ, कांग्रेस में गया इसलिए कि मैं किसी नेशनल पार्टी बनाना चाहता था।
मैं हमेशा चाहता है बिहार के लिए कुछ करो, लेकिन पहले देश के लिए करो, देश के साथ साथ मैं बिहार और बाकी प्रदेशों का भी ख्याल रख सकूं। मैं इसलिए नेशनल पार्टी समझते हुए, जो कि कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी रही, गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों की, बड़े बड़े देशभक्तों की पार्टी रही। देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस का, देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा प्रमुख उनका योगदान रहा है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया था। उसके बाद मैं जब मौका मिला, यानी हमारे ऊपर इनका स्नेह हमेशा रहा, हमेशा मानती रही ममता जी, जिनको आज मैं देश की सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल, पॉपुलर आयरन लेडी तो हैं, मगर ममतामयी हैं। ऐसी ममता जी ने जब मुझे निमंत्रण दिया, मेरे नाम की घोषणा कर दी, मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे लगा कि ये ज़मीन से जुड़ी हुई ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल नेता हैं। ये बिल्कुल अपने सिद्धांतों से और जनहित से ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। तो मैं ये सब देखते हुए कि इनके साथ रह के मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ, और इसलिए मैं इनके बुलाने पे, इनके निमंत्रण पे ये कहते हुए कि योर विश इज़ माई कमांड, मैं तृणमूल कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में आ गया। लेकिन अब आया हूँ तो अब पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं। अब मैं नई दिशा में ज़रूर दिख रहा हूँ, लेकिन सही दिशा में हूँ। शत्रुघ्न सर, आप एक्टर भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, मंत्री भी हैं, एक लंबा आपका पब्लिक रिलेटेड काम का अनुभव है। इस बार चुनाव में तमाम मुद्दे, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर अपोजिशन की सरकार बनी तो ये मंगलसूत्र बेच करके पैसा उनमें दे देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ममता बनर्जी को कहते हैं कि ये घुसपैठियों को बुलाती हैं। संदेश खाली में जो हुआ वो महिलाओं के साथ और किस तरीके से ज़मीनें कब्जा की गई, मास रेप हुए, सारे आरोप लगाए जाते हैं। तो मुसलमान, संदेश खाली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम मुद्दे हैं। राम मंदिर जो बंगाल में बीजेपी बढ़ चढ़ और तड़ तड़ करके उठा रही है। पहली बात तो मैं संपूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, विश्वसनीयता खो चुके हैं। ये 400 पार भी लगता है जो बोल दिया उन्होंने, ओवर शॉट द, कहते रनवे ओवर शूट कर गए, वो रनवे से निकल गए हैं आगे। अब उनको लगता है कैसे संभालें इसको, या कैसे इसके नज़दीक भी आए, जो इनको नज़दीक आने की भी संभावना नहीं दिख रही है भारत की जनता की ओर से। ये 200, यानी मैं हमेशा कोट करता हूँ, वो बहुत ही लर्नेड आदमी हैं, बहुत विद्वान हैं। सीतारमन जी तो बहुत अच्छी लेडी हैं, उनके पति उनसे भी ज़्यादा विद्वान हैं और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और बहुत ही देश के विदेश में भी बहुत मान है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने दो एक चीज़ें कही हैं जो मैं हमेशा कोट करता हूँ और फिर कोट करना चाहूँगा। सौरभ, आपसे कहता हूँ, आपने भी शायद देखा होगा, 2 चीज़ें कही हैं प्रभाकर जी ने, जो सीतारमन जी के पति हैं, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला जो देश में हुआ है, मैं जान के इसका जिक्र कर रहा हूँ कि इसके बाद इसमें आऊँगा मैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला जो आज भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है बहुत महत्वपूर्ण है, कि कितनी भी कोशिश कर ले एनडीए या भारतीय जनता पार्टी, 220 सीटों से ज़्यादा इनको नहीं आने वाली। हालांकि मैं उनसे थोड़ा सहमत नहीं हूँ इस मामले में, वो सारा ज्ञानी गुणी हैं, मैं उतना विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इनको इस चुनाव में, जब वो कहते हैं पिछली बार 200 पार बंगाल में कहा था, अब की बार 200 पार, तो 200 पार तो हो गया ममता जी का, और ये 75-76 पर लुढ़क गए। इसलिए कर्नाटका में कहा था 200 पार करेंगे, 66 पर लुढ़क गए। आपको याद होगा दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में इसके पहले बार कहा था कि 2/3 मतों से जीतेंगे, 2-3 सीटें आ गई, स्कूटर पार्टी हो गई। तो एक कहते जो है वो कहते शायद मोरल बूस्ट करने के लिए कह जाते हैं अपने काडर को मजबूत करने के लिए, उसको प्रोवोक करने के लिए, या इंस्टिगेट करने के लिए, या इंस्पायर करने के लिए। अब उसको निभाना भारी पड़ रहा है, तो तरह तरह की बातें करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो है, अगर उसी रेशियो से जाएं,
200 पार बोलते हैं, 75 76 पे 66 पे लुढ़क जाते हैं। तो इस बार उसी हिसाब से 400 पार कह दिया है, तो मुश्किल से 150 पौने 200 से ज़्यादा नहीं आने वाले किसी भी कीमत पे। जो मेरा अनुभव कहता, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। अब रही बात दूसरी, वो जो जिस पे आपने जिसका जिक्र किया आपने, मंगलसूत्र, ये वो क्या क्या कह जाते हैं, घबराए हुए, बौखलाए हुए, या शायद सम्मान के साथ कहता हूँ, मेरे दोस्त हैं माननीय प्रधानमंत्री, डर के मारे कह रहे हैं। और तो और कल उन्होंने क्या कह दिया, और क्या राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। जो कल वो कुछ कह गया, क्या अंबानी से टेम्पो भर के चंदा लिया, टेम्पो भर के काला धन लिया है। अरे भाई, टेम्पो भर भर के तुम पैसा ले जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि तुमने देखा है, तुमको पता है, तो सरकार तो तुम्हारी है, ईडी सीबीआई तो तुम्हारी है, तो पकड़ो, जांच करो। दुनिया भर को तो 70,000 करोड़ का घोटाला आप बोलते हो कि नेचुरली करप्ट पार्टी। मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने 27 जून को कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला, और 2 जुलाई को उसको अपनी पार्टी में ही शामिल नहीं करते, बल्कि वित्त मंत्री बना लेते हैं। तो ये आप कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। अभी आपने कह दिया अडानी अंबानी का, तो आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, जांच का विषय है। लेकिन आप जब कह रहे हो कि वो लेके जा रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं टेम्पो में और ट्रक में भर भर के, तो भाई लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और ये इस देश में फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। अरे सब कुछ तो तुम्हारा है, तो पकड़ो ना, जांच करो ना। वो सब फंस जाते हैं। कई बार लगता है इनको ठीक से ब्रीफिंग नहीं होती है। ये मैं इनके एजुकेशन या इनके डिग्री के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्रीफिंग तो ढंग से ले लो कम से कम। आप प्रधानमंत्री हो, आपके एक एक ट्रिप पे करोड़ों करोड़ खर्चा हो रहा है, 8,500 9,000 के करोड़ के हवाई जहाज में जा रहे हो, गरीबी की बात करते हो, गरीबों की बात करते हो। आपको लोग सूट बूट की सरकार कहता है, तो कम से कम जो बोलो उसके पीछे तो थोड़ा होमवर्क कर लो, अच्छी ब्रीफिंग ले लो, ब्रीफिंग करके बात करो। वो करते नहीं है। तो कभी मंगलसूत्र, कौन मंगलसूत्र लेगा? आज तक कभी किसी ने मंगलसूत्र लिया क्या है? हमारी महिलाओं का, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के दौर पे हमारा समाज जो है, या हिंदू समाज कहो, महिला समाज बोलो, क्या इतना कमज़ोर है कि कोई छीन लेगा मंगलसूत्र? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? ये क्यों भड़का रहे हो आप? ये क्यों शमशान कब्रिस्तान की बात फिर से दोहरा रहे हो आप क्यों हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो? आप क्यों कहते हो कपड़ों से पहचान लेंगे? आप क्यों कहते हो कि नहीं जो है हम तो उनको ये देख रहे हैं जहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा कर? क्या कहना चाह रहे हो? लोग समझ रहे हैं कि ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहा है, तो उस पर भी आपको कोई कहता है कि भाई अपने परिवार में देख लो, हमारे और कई पॉलिटिशियंस हैं उनके परिवार में देख लो कितने कितने बच्चे हैं। ये सब क्या? और कई बार तो मुझे लगता है कि उनके प्रवक्तागण जो है बहुत सारे, ये भारतीय जनता पार्टी के और ख़ासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो लगता है प्रवक्ता ही पिटवा देंगे। जैसे इसी बातें करते, जैसे इसे बातें उभारते हैं, क्या क्या कहते हैं। सो मैं समझता हूँ ये बौखलाहट, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन या डर का नतीजा है कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इन बातों में सच्चाई नहीं है और जनता जनार्दन उनकी बातों में अब कतई विश्वास नहीं कर रही है। कमिंग बैक टू आसनसोल सर, एक बहुत बड़ी चीज़ें हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ बात हो रही है, जो बीजेपी प्रचार कर रही है आसनसोल में, कह रहे हैं शत्रुघ्न साहब तो बम्बई के हैं, वो चुनाव जीतने के बाद बम्बई चले जाएंगे, 2 साल आपको यहाँ मौका दिया, तो कह रहे देखो कितना है, गिनिए कितनी बार आए हैं। तो वो बाहरी हैं, वो बम्बई से हैं, बिहार से हैं, अब बंगाल ने ममता जी ने बना तो दिया। तो आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप जीत जाएंगे फिर से एक बार, तो आप बम्बई रहेंगे, बंगाल नहीं आएंगे। ये लगता है कुछ लोग प्रोपेगेंडा का हिस्सा तंत्र बना के, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री नहीं रह गए, अब सही मायने में प्रचार मंत्री हैं। तो जब वो प्रचार मंत्री बन गए हैं तो सारे लोग उनके, वो भेड़िया आया सब उसी तरह प्रचार करने में लग गए हैं। अब ये बात करें प्रचार, अथरा इनको भी तो कहो कि होमवर्क करके बोले। पिछली बार भी कहा गया था कि हम बाहरी हैं और मेरे खिलाफ कहने को तो कुछ था नहीं, कोई आरोप नहीं था, कोई इल्ज़ाम नहीं था, लाइफ में कोई एलिगेशन नहीं था। तो क्या कह रहे थे? अरे किंतु इन्हीं तो बाहरे बाबू, बाहरे लोग। अरे बाहरे लोग की करे बोलছেন আপনি? বাইরের लोग
बाहर का आदमी हूँ। अरे मैं अगर बाहर का हूँ, देश का संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप कहीं जाके बह सकते हैं, बस सकते हैं, जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर बाहरी की क्या कैटेगरी है, मैं क्या श्रेणी में क्यों डाल दिया आपने? भारत की महान नेता, आज तक की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई देश में हुई तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी कहाँ चिकमंगलुरु से लड़ी, हमारी मित्र थी और बहुत अच्छी नेता। स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहाँ से लड़ी थी? बेलारी से लड़ी थी। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ये लोग कहाँ से लड़े थे? सुचेता कृपलानी बिहार से लड़े थे। हमारे खुद प्रणव दा जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके, वडोदरा से लड़ चुके। देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, वो नागपुर के बाद बंगाल की सभा से जीत कर गए थे। यहाँ तो और भारत के माननीय प्रधानमंत्री हमारे ये नरेंद्र मोदी जी, ये क्यों वहाँ से गुजरात छोड़कर या गुजरात के साथ साथ वो वाराणसी से चुनाव लड़े? तो बाहर से कोई आदमी चुनाव लड़ता है, उनको क्या कहेंगे? उनको बाहरी नहीं कहते, हमें ही बाहरी कहोगे। और जबकि हमें बंगाल की भाषा से, बंगाल की लैंग्वेज से, बंगाल की बंगाली भाषा बोलता हूँ, बंगाली कितनी बंगाली कैसे सीखी? वो तो पता नहीं, फिल्म एक्टिंग में सीखी। एक्टिंग में तो सीखे, मैं तो मेरा सिलेक्शन ही कलकत्ता में हुआ था। मृणाल सेन साहब ग्रेट फिल्म मेकर थे, उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया था। और उनको भी बहुत दिन तक पता नहीं था, मैं FTI में था, उनको पता नहीं था कि मैं नॉन बंगाली हूँ। कहते तू बंगाली तो करके चलता था काम। मैं पटना में बचपन में हमारे कुछ दोस्त थे जिनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे बंगाली नहीं आती थी, तो मैं बहुत हद तक उनसे बंगाली सीख गया, वो लोग हमसे हिंदी सीख गए। और हमारे परिवार, हमारी स्वर्गीय माता जी वगैरह सब बंगाली बोलने लगी थी। तो ये करके तो मैं इतना है। अब बंगाली भाषा तो बहुत अच्छी भाषा है, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाषा है, गुरुदेव की भाषा है, शरद चंद्र की भाषा है। लेकिन ये भाषा में जितना आप जाएंगे, कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि वो परफेक्ट है। खासकर जैसे बंगाली में, चाहे इंग्लिश में भी लोग कहते हैं ना, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जितना आप जाओगे उतना आप डूबते जाओगे, उतना आप पाते जाओगे। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ नॉन बंगाली के सामने, चाहे जिनको बंगाली थोड़ी कंपैरेटिवली कम आती है तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो उनके सामने अच्छा खासा बोल लेता हूँ। मैंने बंगाली फिल्में की हैं, मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हुआ है तो बंगाली फिल्म में ही हुई है। वो गौतम घोष की थी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म अंतर्जली यात्रा, वो की शक्ति सामंत की मस्तान की एक बहुत ग्रेट एक्टर था, ही नो मोर, बड़ा अच्छा आदमी था, सुमित भांजा, उसकी फिल्म की थी जुबा। तो कहने का मतलब बंगाली खाना पीना, बंगाली संस्कृति, बंगाली स्वभाव, बंगाली ये भाषा, इतना प्रेम रखा हमने। और आसनसोल आए, मेरा सौभाग्य है कि आसनसोल के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया कि आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मेरा 3 मकान है। एक पटना में है, एक मुंबई में है और एक हमारा आसनसोल है। और जहाँ तक आपने बात की, पिछली बार इतने रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने के बाद, इस तरह से मैं अभी हर महीने कम से कम 3 बार, कई बार 4 और 5 बार भी हर महीने, साल लोग साल 6 महीने नहीं आते हैं, आपने बहुतों को सुना होगा। और हर महीने, और कोई त्यौहार ऐसा नहीं हुआ है, चाहे दुर्गा पूजा हो या छठ मैया का आशीर्वाद लेना हो, कि ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, आप कह सकते हैं रामनवमी हो, कोई ऐसा त्यौहार पर्व नहीं रहा जब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहा, जिसका आज अखबारों में जिक्र भी है, लोग चर्चा भी करते हैं। तो ये अच्छा है, बढ़िया है। यहाँ पे हमको वो मिल गया, तभी तो घर है मेरा। और इसीलिए आज ये दूसरा चुनाव जो हो रहा है, यहाँ पे आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, आप मेरा कंफर्ट लेवल देख रहे हैं कि कंफर्ट लेवल ना लोगों की आवाज़ भी बैठी होती है। आपकी सबकी आवाज बैठ सकती है, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज नहीं बैठ सकती है। वो मैं आपसे कई बार बात किया, मैंने नेवर सीन यू, मैंने कभी आपसे बात करते अभी कभी नहीं लगा कि आप लो हैं। आपने जब बीजेपी छोड़ी हो, लखनऊ लड़ रही हो मैम, कभी आप लो तो नहीं देखा मैंने कभी आपको। तो आपकी आवाज बैठने का, दबने का तो कोई सवाल नहीं। थैंक यू। आप बीजेपी में उस दौर में छोड़ के आए जब बीजेपी लोग जा रहे हैं, तो आप वो शुरुआती आउट गोअर थे, बीजेपी छोड़ के गए रहते हुए। तो अब आवाज की तो बात आपके बारे में तो नहीं की जा सकती है एटलीस्ट। सर आखिरी सवाल आपसे, 13 तारीख को पोलिंग है और
आपने कहा कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं आसनसोल में। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाता बंगाल में भी तो इंडिया अलायंस के लिए बेहतर रहता, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट दिया है, तो बीजेपी के खिलाफ वोट बढ़ जाएं, या आपकी एक क्या सोच है इस बारे में? पहली बात तो ये कहूँगा सौरभ कि यहाँ पे कोई वोट बंटने का सवाल नहीं है। बंगाल में खासकर बंगाल में ममता जी मुझे लग रहा है कि इस बार बिल्कुल स्वीप करेंगी। स्वीप, मैं अपनी भाषा पे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। ये नहीं कि ऐसा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि स्वीप करेंगी। और जो आपने कहा अगर होता ये होता, पहली बात तो चुनाव की घड़ी में मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, किसी किस्म का भी इलेक्शन टाइम में कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ममता जी ने जो किया है सोच समझ के किया है। हम ऑपोजिशन का स्पेस हम उनके हाथ में नहीं देना चाह रहे थे। कुछ ऐसी पार्टी हैं जो उस स्पेस के ऊपर नज़र लगा के बैठी हुई हैं। इसलिए अब जो हुआ है यहाँ पे ममता मई आयरन लेडी ममता बनर्जी की सरकार है, उनकी पार्टी है, उनका नेतृत्व है, और जैसे मैंने शुरू में कहा उनका व्यक्तित्व का जादू है। वो बहुत अच्छा करेंगी, बहुत ही स्वीप करेंगी। और बाकी बातें जो हैं इस पे हम लोग चुनाव के बाद कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह देता हूँ कि ये ऑपोजिशन ब्लॉक का ही हिस्सा है। वो कई बार मान के चलिए आप, जो भी है अभी नहीं तो घी दाल में ही गिरेगा। घी दाल में गिरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं 4 जून को कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब बीजेपी को यहाँ खामोश करते हैं नहीं करते हैं। 13 तारीख को पोलिंग है। बहुत दिलचस्प बातचीत रही। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सौरभ, थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू।